दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। दोस्तों तो याद रखिएगा 14 दिन पूर्व। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व, तो 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो ओडिशा के मयूरभंज जिला से है दोस्तों, कौन, द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कौन सी महिला है दोस्तों, तो आदिवासी महिला है वो। दोस्तों कौन सा आदिवासी है, तो संथाल है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, तो 14 दिन पूर्व। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो उल्लेख है दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल 62 में है। याद रखिएगा, आर्टिकल 62 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 62 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है। सेकंड नंबर सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष, तो 10 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष, तो 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है दोस्तों, वह है दोस्तों संसद। ठीक है, याद रखिएगा। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, वह है दोस्तों संसद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। कौन करता है दोस्तों, तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसके लिए, तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल है कि संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। दोस्तों देखिए, इधर भाग है दोस्तों, इधर क्या है, विषय है। ठीक है, तो भाग 4 है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद कितना से कितना लेकर, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद भाग क्या है दोस्तों, भाग अगर बात करेंगे भाग 8 है दोस्तों, क्या है, ये संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, भाग क्या है दोस्तों 17 का संबंध दोस्तों किससे है, राजभाषा से है। और भाग जो है दोस्तों, भाग 18 का जो संबंध है ये उपवाद आपात उपबंध से है दोस्तों। ठीक है, तो ए का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा दोस्तों, सी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और डी का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा दोस्तों, अगर उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तो ए का यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 6 नंबर सवाल देखिएगा। 6 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 281 के तहत। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, एक होता है दोस्तों वित्त विधेयक, उसका उल्लेख होता है दोस्तों अनुच्छेद 117 में। ठीक है, याद रखिएगा। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में होता है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि देखिए यहाँ अगर बात करेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों की संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन से अर्हताएं शामिल नहीं है। सबसे पहला है दोस्तों कि वह 35 वर्ष का पूर्ण कर चुका, ये शामिल है दोस्तों। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य है, ये भी शामिल है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो, ये भी सही है दोस्तों। कम से कम 100 अनुमोदक हो, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये शामिल नहीं है, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी, तो ये दोस्तों याद रखिएगा 207 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी, 207 दोस्तों प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन नियम द्वारा
शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों, ठीक है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल है दोस्तों कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों, याद गलत है दोस्तों। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कितने तिहाई? 1/3, कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों गलत है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 क्या दोस्तों सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। 1 और 4 क्या है दोस्तों? सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों मत्स्य पुराण, याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, याद रखिए दोस्तों। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख किया गया दोस्तों, और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में उल्लेख किया गया है और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिएगा कितने भागों में, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों, 7 भागों में, ठीक है। देखिए मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका, यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? इंडिका, ठीक है। तो पुस्तक में इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 7 भागों में विभाजित किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 नंबर सवाल है कि मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था दोस्तों? होता था प्रधान काजी, ठीक है, याद रखिएगा। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था सम्राट होता था। सम्राट के बाद का न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? प्रधान काजी होता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों? याद रखिएगा, तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है। निम्न से किस भारतीय नेता ने? तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसमें मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू समर्थन किए थे, महात्मा गांधी भी समर्थन किए थे और मोहम्मद अली जिन्ना समर्थन किए थे। मदन मोहन मालवीय समर्थन नहीं किए थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 14 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था दोस्तों? ये बीजी तिलक ने किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। बीजी तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे, बीजी तिलक किए थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? याद रखिएगा, तो जामन शाह ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। जामन शाह ने राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था, जामन शाह, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों, याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 18 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भगवान बुद्ध के उपदेशों के संग्रह है दोस्तों किसमें? सुत्त पिटक में, ठीक है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो किसमें है? सुत्त पिटक में है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? इधर क्या है दोस्तों? वंश है, इधर संस्थापक है, ठीक है। तो आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, तो आदिल शाही वंश के जो संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है, वो यूसुफ आदिल शाह था दोस्तों। कौन था? यूसुफ आदिल शाह, यानी कि कुली कुतुब शाह दोस्तों, ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या दोस्तों यहाँ से सही सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। कुतुब शाही का मलिक अहमद है दोस्तों, ये भी गलत है, याद रखिएगा। कुतुब शाही के जो संस्थापक थे ये कौन थे दोस्तों? ये कुली कुतुब शाह थे, ठीक है। इमाद शाही का संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह जो थे ये आदिल शाही वंश के संस्थापक थे, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। बरीद शाही के संस्थापक अमीर अली बरीद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों सही है, ठीक है। याद रखिएगा
कि आदिल शाही के जो संस्थापक थे वो कौन थे? यूसुफ आदिल शाही। ठीक है, याद रखिएगा। कुतुब शाही के संस्थापक कौन थे? तो कुली कुतुब शाह दोस्तों, कुतुब शाही के संस्थापक थे। और इमाद शाही के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे फतह उल्लाह इमाद शाह। कौन थे? फतह उल्लाह इमाद शाह जो थे ये इमाद शाही के संस्थापक थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ डी दोस्तों ये सही है, बाकी तीनों क्या दोस्तों गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? ये 1347 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगर बात करेंगे ये 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। हरिहर एवं बुक्का दोनों नामक भाई ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में किए थे और 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 21 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन कर दी जाने वाली पत्रिका कौन सी थी? वो थी दोस्तों सोम प्रकाश। ठीक है, याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, वो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था किसने था दोस्तों? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? सोम प्रकाश पत्रिका थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था फरवरी 1928 में। ठीक है, याद रखिएगा। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 23 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल। 24 है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये है दोस्तों राजस्थान का। ठीक है, घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, घूमर। चलिए अगला देखेंगे। 25 नंबर सवाल। 25 है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये ब्रिज से संबंधित है। ठीक है, होलकर जो ट्रॉफी है ये ब्रिज से संबंधित है, होलकर ट्रॉफी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 26 नंबर सवाल देखिए। 26 है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1969 में हुआ था दोस्तों, इसरो का स्थापना। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो सोमनाथ है दोस्तों। कौन है? सोमनाथ। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 27 नंबर। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? वो है दोस्तों 56। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 56 है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी सबसे चौड़ी जल संधि है? तो डेविस जल संधि। ठीक है, याद रखिएगा। डेविस जो जल संधि है ये सबसे चौड़ी जल संधि है। चलिए अगला देखेंगे। 29 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि मिस्र देश के संसद के क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा, वो है दोस्तों पीपुल्स असेंबली। ठीक है, याद रखिएगा कि मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली। मिस्र की राजधानी क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, मिस्र की जो राजधानी होता है काहिरा होता है। क्या होता है? काहिरा जो होता है ये मिस्र की राजधानी होता है। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। मिस्र की राजधानी काहिरा। ठीक है, तो मिस्र देश के संसद का क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके सामने है 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल है कि पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में कौन सा अपघटक जीव कहलाते हैं दोस्तों? कौन से अपघटक कहलाते हैं? तो कवक भी कहलाते हैं, जीवाणु, गोलकृमि, सभी दोस्तों सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में कौन सा जो अपघटक है ये जीव कहलाता है, कवक भी कहलाता है दोस्तों, जीव कहलाता है, जीवाणु भी कहलाता है और गोलकृमि कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सत्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 31 नंबर सवाल है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों ये याद रखिए केरल में है। ठीक है, तो साइलेंट वैली जो परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों केरल से संबंधित है, साइलेंट वैली परियोजना। चलिए अगला देखेंगे। 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 2003 में। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? 2003 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला देखेंगे। 33 नंबर सवाल है कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है दोस्तों? ये 15वां है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये उड़ीसा की रहने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो क्रम है दोस्तों पद के अनुसार ये 15वां है। क्या है दोस्तों? 15वां। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे।
34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं वोल्कर टर्क। ठीक है, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर टर्क बने हैं दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों 150। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो भारत का जो स्थान है वो क्या है दोस्तों? 150 है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 36 नंबर सवाल आपके सामने है कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया दोस्तों, याद रखिएगा कर्नाटक में किया गया। ठीक है, तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का जो आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों? 19 महिलाओं को। ठीक है, कुल कितनी महिलाओं को? तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है दोस्तों? ये दोस्तों कुंजगल। ठीक है, याद रखिएगा कुंजगल जो फिल्म है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है कुंजगल। ठीक है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने? तो कुंजगल फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 है कि निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया दोस्तों? याद रखिएगा वो दोस्तों, याद रखिएगा किसको किया गया? तो याद रखिएगा कैरोलिन बटोजी को, मोर्टन मेडल्स को, के शार्पलेस को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यानी कि किसे रसायन के क्षेत्र में? तो सभी को दोस्तों, कैरोलिन बटोजी को, मोर्टन मेडल्स को और के शार्पलेस को, सभी को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब किया गया था दोस्तों? ये 1901 में शुरुआत किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में भारत में किसको दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र? भौतिकी क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और कब से शुरुआत हुआ था? 1901 में शुरुआत हुआ था दोस्तों। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 40 नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर सवाल है कि कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? यूएई। यूएई की राजधानी क्या होता है दोस्तों? अबू धाबी राजधानी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी होता है दोस्तों अबू धाबी। ठीक है, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी क्या होता है दोस्तों? काहिरा। ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों लंदन और जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो। ठीक है, तो कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल है कि ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां यानी कि 98वां स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? याद रखिए किसको दिया है? LIC। ठीक है, LIC को दिया गया है। यानी कि ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो LIC को दोस्तों। किसको प्राप्त हुआ है? LIC को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 42 नंबर सवाल देखिएगा। 42 नंबर सवाल है दोस्तों कि यूएस ओपन 2023 की महिला एकल की खिताब किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है कोको गॉफ। ठीक है, याद रखिएगा कि यूएस ओपन 2023 के महिला एकल की खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। 43 नंबर सवाल है कि 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन किया जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या होता है दोस्तों? कैनबरा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों? सियोल। ठीक है, याद रखिएगा। जापान की राजधानी क्या होता है? टोक्यो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था दोस्तों? याद रखिए किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, यानी कि हिम प्रहरी योजना की जो शुरुआत है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। 45 नंबर सवाल देखिएगा। 45 नंबर है कि निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों पुस्तक है कि द लास्ट हीरोज P साईनाथ, ये दोस्तों सही है। ठीक है, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य, ये भी सही है दोस्तों। ए नेशन टू प्रोटेक्ट
प्रियम गांधी, ये भी सही है। द 10th रियल ड्रीम जयंत घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, जयंत घोषाल, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 46 नंबर सवाल देखिएगा। 46 नंबर है कि भारत और बांग्लादेश के सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों, कहाँ प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मेघालय में हुआ है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 जो है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, मेघालय में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिएगा। 47 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है दोस्तों, याद रखिएगा ये साबरमती नदी पर किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का जो उद्घाटन किया है ये साबरमती नदी पर किया है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 48 नंबर सवाल देखिएगा कि जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों, यह दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ठीक है, तो जल विद्युत और एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों आपके सामने। 49 है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है दोस्तों, याद कितना है, तो 10.5 मीटर। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की जो चौड़ाई है ये 10.5 मीटर है। चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर सवाल। 50 है कि कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था, ये कब किया गया था, 2017 में किया गया था। ठीक है, तो कुंभ मेला को किस वर्ष 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। चलिए अगला देखेंगे। 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है, यह दोस्तों दूसरा। ठीक है, याद रखिएगा कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है, दूसरा है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। 52 नंबर सवाल देखिएगा। 52 नंबर सवाल है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया दोस्तों, किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा तेलंगाना के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, तेलंगाना के द्वारा किया गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 53 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 53 नंबर है कि काजू वैली आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, यह है दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु से है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि काजू वैली जो आर्द्र भूमि क्षेत्र का जो संबंध है ये किस राज्य से है, यह दोस्तों तमिलनाडु से। चलिए अगला देखेंगे। 54 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया है दोस्तों INS सिंधु ध्वज को। ठीक है, यानी कि भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को, तो INS सिंधु ध्वज को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54 का। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर सवाल। 55 नंबर है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, वो है दोस्तों पूर्णिया। ठीक है, याद रखिएगा कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का जो पहला जिला है वो है दोस्तों पूर्णिया। अगला देखेंगे। 56 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों, साहित्य से था। याद रखिएगा कि हाल ही में लिली रे का जो निधन हो गया है उनका जो संबंध है ये साहित्य से है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 57 नंबर सवाल आपके सामने है कि जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, 15 नवंबर को। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने। 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है, पुनासा जलप्रपात ये भी राजस्थान में स्थित है, मैनाल भी राजस्थान में स्थित है, पायकारा ये दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये राजस्थान में स्थित नहीं है। पायकारा है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित, कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों पायकारा। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है पायकारा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों आपके सामने। 59 नंबर सवाल आपके सामने कि प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है दोस्तों, याद रखिएगा प्रसिद्ध पर्वत जो है कंचनजंगा दोस्तों किस हिमालय का भाग है, तो हिमाद्री का दोस्तों। ये कंचनजंगा दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये दोस्तों स्थित है सिक्किम में। किस राज्य में स्थित है, सिक्किम। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो पर्वत कंचनजंगा है ये किस हिमालय का भाग है दोस्तों, हिमाद्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 60 नंबर सवाल देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय की नहीं गुजरता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से गुजरता है दोस्तों, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है और उड़ीसा से गुजरता है दोस्तों, झारखंड से होकर नहीं गुजरता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मानक जो समय है दोस्तों, भारत का जो मानक समय है ये झारखंड से होकर गुजरता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का जो मानक समय है ये 5 राज्यों से गुजरता है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। उसके बाद है दोस्तों आंध्र प्रदेश,
ठीक है, एपी। एक और है दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एक है दोस्तों छत्तीसगढ़ दोस्तों, ठीक है। तो 5 राज्य से गुजरता है दोस्तों भारत का मानव समय रेखा। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड से होकर नहीं गुजरता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 61 नंबर सवाल। 61 है कि भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं दोस्तों? तो 4 दोस्तों। कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य, ठीक है। तो भूटान के साथ कितने राज्य? तो 4 राज्य। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये भूटान के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। यानी भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करता है? 4 राज्य। भूटान का राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 62 नंबर सवाल कि एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा ये वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा वेनेजुएला की जो राजधानी होता है दोस्तों ये होता है दोस्तों कराकस, ठीक है। याद रखिएगा कराकस जो होता है ये वेनेजुएला की राजधानी होता है दोस्तों, ठीक है। कराकस जो होता है दोस्तों ये वेनेजुएला की राजधानी होता है, याद रखिएगा कराकस, ठीक है। तो एंजल जलप्रपात दोस्तों किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है दोस्तों। नॉर्वे की राजधानी क्या होता है दोस्तों? ओस्लो, ठीक है, याद रखिएगा। ओस्लो जो होता है दोस्तों ये नॉर्वे की राजधानी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। गुआना की जो राजधानी होता है दोस्तों याद रखिएगा जॉर्ज टाउन, ठीक है, जॉर्ज टाउन दोस्तों, ठीक है। जॉर्ज टाउन जो होता है ये गुआना की राजधानी होता है। फ्रांस की राजधानी क्या होता है दोस्तों? पेरिस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 63 नंबर सवाल। देखिए 63 है कि आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है दोस्तों? तो बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 64 नंबर सवाल। देखिएगा 64 है कि माली की राजधानी है दोस्तों तो बमाको, ठीक है, याद रखिएगा बमाको जो है ये माली की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 65 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है दोस्तों? ठीक है, न्यावा सेवा पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कांडला दोस्तों ये पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। मारमा गोवा दोस्तों ये भी स्थित है। कोलेरू दोस्तों ये स्थित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो कोलेरू जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 66 नंबर सवाल आपके सामने है कि फेरम निम्नलिखित में से किस का लैटिन नाम है दोस्तों? ये लोहा का है, याद रखिएगा। फेरम जो दोस्तों ये लोहा का लैटिन नाम है, क्योंकि लोहा का जो संकेत होता है Fe होता है, इसका परमाणु संख्या 26 होता है दोस्तों। जस्ता का संकेत Zn होता है दोस्तों। निकेल का Na होता है, ठीक है। तांबा का Cu होता है यानी कि कॉपर, ठीक है, याद रखिएगा। तो फेरम किसका लैटिन नाम है? तो लोहा का लैटिन नाम है फेरम। चलिए अगला देखते हैं 67 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा ये जल प्रदूषक है दोस्तों, ठीक है। क्रोमियम जल प्रदूषक है दोस्तों। गाद जल प्रदूषक है। हिमनद दोस्तों जल प्रदूषक नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। जल प्रदूषक नहीं है दोस्तों, तो हिमनद यानी कि हिमनद को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ का जो जमा होता है दोस्तों उसको हिमनद बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। तो हिमनद जो होता है ये जल प्रदूषक नहीं होता है। आर्सेनिक जल प्रदूषक होता है। क्रोमियम जल प्रदूषक होता है। गाद भी जल प्रदूषक होता है। तो क्रोमियम का संकेत Cr होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है दोस्तों? याद रखिएगा ये किसका है दोस्तों? आर्सेनिक का है, ठीक है। तो बिहार में जो पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? आर्सेनिक का। चलिए अगला देखते हैं 69 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों आपके सामने। 69 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि हाइड्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है दोस्तों? याद रखिएगा नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड है दोस्तों ये अम्लीय वर्षा के कारक है, यानी कि 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 क्या है दोस्तों? ये अम्लीय वर्षा के कारक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि टमाटर जो है ये किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 71 नंबर सवाल आपके सामने है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तो साबुन के निर्माण में, ठीक है, याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया जाता है सोडियम साबुन के निर्माण में। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों 72 नंबर सवाल देखिएगा। 72 नंबर सवाल आपके सामने है कि यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और
कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का संकेत क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। NH2CO NH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 73 नंबर सवाल देखिएगा कि नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है। अल्फा किरणें निकलती है, बीटा किरणें निकलती है और गामा किरणें निकलती है, अवरक्त किरणें नहीं निकलती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में कौन सी किरणें नहीं निकलती है, तो अवरक्त किरणें नहीं निकलती है दोस्तों। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में। चलिए अगला देखेंगे। 74 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है दोस्तों, तो प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। 75 नंबर सवाल देखिएगा। 75 नंबर सवाल है कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये होता है दोस्तों तना में। ठीक है, याद रखिएगा कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये निम्नलिखित में किस भाग में होता है, तो तना में होता है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। 76 नंबर सवाल देखिएगा। 76 है कि आनुवंशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है, एक कोशिका से लिया जाता है। किस, याद रखिए दोस्तों, आनुवंशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है, तो कोशिका के भाग से लिया जाता है दोस्तों। कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 77 नंबर सवाल आपके सामने है कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है हिपेरिन दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है हिपेरिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 78 नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है शरीर में संचित नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, आंवला है। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, विटामिन के की कमी से कौन सा होता है, रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, याद देखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है, विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफिरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है दोस्तों, ठीक है, लिम्फोसाइट। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा, तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 80 नंबर सवाल देखिएगा। 80 है कि तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये कपाल में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, तंतुपास्थी जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कपाल में पाई जाती है दोस्तों। अगला आपके सामने 81 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है दोस्तों, याद रखिएगा, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो है ये मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है। अगला देखेंगे 82 नंबर सवाल आपके सामने है कि सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ग्रहणी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, सेक्रेटिन हार्मोन जो है ये ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 83 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने क्या है। 83 है दोस्तों कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये शून्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 84 नंबर सवाल देखिएगा। 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, तो बल जो है दोस्तों सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, आयतन दोस्तों ये अदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि नहीं है। ठीक है, वेग क्या है दोस्तों, ये भी सदिश राशि है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 85 नंबर सवाल। 85 है कि ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच या तीक्ष्णता यानी कि सिलनेस का निर्धारण किससे होता है, ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये होता है ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति से, यानी ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। अगला देखेंगे 86 नंबर देखिएगा। 86 है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। ठीक है, गर्म तार जीवित तार में, याद रखिएगा कि विद्युत
परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है? गर्म तार, जीवित तार में। चलिए अगला देखेंगे 87 नंबर सवाल देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? सबसे पहला कथन है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ये दोस्तों ये सही है। ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ये दोस्तों कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना दोस्तों ये गलत है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे 88 है कि किसी चालक तार के तापमान में वृद्धि होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये दोस्तों याद रखिएगा बढ़ता है। ठीक है। किसी चालक तार के तापमान में वृद्धि होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे 89 नंबर सवाल, नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है दोस्तों, नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन द्वारा। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? NH4Cl होता है, याद रखिएगा NH4Cl होता है नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है। नमक का यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। NH4Cl नौसादर। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 90 नंबर सवाल है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है दोस्तों दोस्तों क्या होता है? उच्च होता है दोस्तों। ठीक है। क्या होगा? उच्च होता है, यानी कि संपीड़नों का जो निर्माण होता है उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है उच्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसका? 90 का। अगला दोस्तों 91 नंबर सवाल देखिएगा। 91 है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा पूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन है दोस्तों? यानी कि वाई वी रेड्डी समिति। ठीक है। याद रखिएगा किस समिति का संबंध? तो वाई वी रेड्डी समिति का जो संबंध है ये मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 92 नंबर सवाल देखिए। 92 नंबर सवाल है कि हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है दोस्तों? यह है दोस्तों ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है। याद रखिएगा हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट। अगर बात करें दोस्तों WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को। याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। WHO का स्थापना हुआ था दोस्तों। WHO का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है दोस्तों। WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। ठीक है। याद रखिएगा इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 93 नंबर सवाल देखिएगा। 93 है कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है। याद रखिएगा कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न से कौन सी प्रणाली? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है। 93 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 94 नंबर सवाल देखिए। 94 है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न से कौन से है? वो है दोस्तों आयकर। ठीक है। याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर संहिता का जो संबंध है निम्न से कौन से है? ये आयकर से संबंधित है। चलिए अगला देखेंगे 95 नंबर सवाल देखिएगा। 95 है दोस्तों कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किया गया था दोस्तों कांडला में। कहाँ किया गया था? कांडला। ठीक है। याद रखिएगा तो भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कांडला में। चलिए अगला देखेंगे 96 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। मैथ का सवाल है। 96 का जो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा, इसका हम ऑप्शन टिक कर देते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 150। क्या हो जाएगा दोस्तों? 150, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 97 का दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 पॉइंट, यानी कि 2.5 रुपया दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2.5 रुपया। ठीक है। 97 का। अगला देखेंगे 98 नंबर सवाल आपके साथ दोस्तों। 98 जो सवाल बना लीजिएगा आप लोग। 98 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 99 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 48 घंटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 घंटे। ठीक है। और आज का दोस्तों लास्ट सवाल 100 नंबर सवाल है आपके सामने। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7:3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों हमने टोटल सवालों को डिस्कस कर चुके दोस्तों। आप लोग मैथ के सवालों को बना लीजिएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।